दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 23 अप्रैल 2020 और महत्वपूर्ण खबरें परीक्षा से जुड़ी करंट अफेयर्स को देखेंगे जैसे डेली देखते हैं। इस समय परीक्षाओं जुड़ी खबरें, जो मुख्य खबर है वही है 2020 का फॉर्म आया है, भरिए उसको। कोई समस्या हो तो पूछिए समाधान के लिए। टेस्ट सीरीज़ या कोर्स पूरा से जुड़ना है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो दो तरह के हमने कोर्स शुरू किए हैं। क्रैश कोर्स उनके लिए जिनकी तैयारी लगभग है, जिनको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें, मेन चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा हमारा जो है वो पूरा शुरू से लेकर के अभी तक जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है उनके लिए फ्रेशर्स कोर्स है। तो दोनों में से किसी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में जो हमारा दूसरा चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। जो एजुकेटर्स हैं आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा आप जो है फेसबुक ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ अपडेट तमाम तरह की आपकी परीक्षाओं जुड़ी होती रहती हैं। आगे भी हम वीडियोस 2020 को लेकर के बार बार बनाते रहेंगे, ठीक है। भले ही आपको बोरिंग फील हो, लेकिन वो बनाना हमारा दायित्व है ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं इनको थोड़ी कम जानकारी होती है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं या फिर किसी कारणवश वो पहली बार दे रहे होते हैं तो उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, जिसके लिए वीडियोस बनाना बार बार आवश्यक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। 23 अप्रैल को आज विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसको कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। विश्व पुस्तक दिवस को कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है। कब से मनाता है? 23 अप्रैल 1995 से, ठीक है। इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं यूनेस्को के कौन हैं? आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक व कल्चरल संगठन एंड कल्चरल संगठन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। हमने आपको इसकी कहानी पूरी बताई थी कि कैसे इसकी स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अशांत था पूरा विश्व, तो कुछ शिक्षकों का संगठन लंदन में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है यूके में, और उसमें ये होता है कि शिक्षा के द्वारा, विज्ञान के द्वारा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के द्वारा विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। फिर नवंबर 1945 में एक सम्मेलन होता है संयुक्त राष्ट्र वाशिंगटन में। वहाँ पर ही ये प्रस्ताव लाया जाता है यूनेस्को का, अर्थात यूनाइटेड नेशंस की एक एजुकेशनल, साइंटिफिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना हो। इसको 1945 में हस्ताक्षर के लिए लाया जाता है और फिर ये 1946 में लागू हो जाता है। कब? 4 नवंबर 1946 को। और इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? पेरिस में, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इसका जो जोर रहता है, जो उद्देश्य होता है विश्व पुस्तक दिवस का, किताब पढ़ने पर जोर देना और कॉपीराइट के जो अधिकार है लोगों का वो सुरक्षित रखने पर जोर देना। इस दिन यूनेस्को के द्वारा विश्व भर में जो तमाम इसके सदस्य राष्ट्र हैं वहाँ पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक यूनेस्को से करंट का प्रश्न बन सकता है कि कौन से दो देश यूनेस्को से अपने आप को अलग कर लिए? तो दोनों महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं, यूएसए और इज़राइल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इज़राइल पर तमाम तरह के आरोप यूनेस्को ने लगाए, और जो इज़राइल, फ़िलिस्तीन और या अरब कंट्रीज़ के बीच जो विवाद चल रहा है, ठीक है, मुख्यतः यरूशलेम को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, उसमें कहीं न कहीं यूनेस्को ने पक्ष लिया फ़िलिस्तीन का, ठीक है। तो इसी में विरोध के चलते 2017 में घोषणा की थी इज़राइल अमेरिका ने इससे अलग होने की, और 2019 जनवरी में इन्होंने औपचारिक रूप से इससे अलग कर लिया, इसको बेकार, बिना काम की संस्था बताते हुए। महामारी रोग अधिनियम 1897 में कल 22 अप्रैल को संशोधन हुए और एक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा लाया गया। इसके तहत क्या क्या, देखिए, महामारी रोग अधिनियम के तहत ही आपका लॉकडाउन जो है वो लागू किया गया था, और किसी को जो पुलिस गिरफ्तार कर रही थी इस समय, वो इसी अधिनियम के तहत कर रही थी, ठीक है। एक प्रकार का ये भी आप कह सकते हैं कि कर्फ्यू ही होता है, लेकिन इसका जो स्रोत होता है महामारी रोग अधिनियम 1897। इतना पुराना यह अधिनियम हो गया था, तो इसमें कुछ बदलाव आवश्यक थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों पर लोग हमला कर रहे हैं, तो एक कड़े कानून की आवश्यकता थी। डॉक्टर इस पर हड़ताल करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में आई। हालांकि इसकी डिमांड तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब जाकर के ये यूँ कहें इसी बहाने डॉक्टरों की डिमांड पूरी हो गई है। होना भी चाहिए, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोग उन पर पत्थर बरसा रहे हैं, इस किस्म के लोग हैं और लोकतंत्र की डिमांड करते हैं। वाह भाई, क्या बात है। पूरे भारत में
लागू है। सबसे अच्छी विशेषता इसकी यही है कि ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा, अर्थात समान प्रकार से लागू होगा सब पे, चाहे जहां अपराध हो। ऐसा डॉक्टरों स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला अब गैर जमानती होगा और संज्ञेय होगा, ठीक है ना। तो ये अब संज्ञेय संगीन अपराधों में आएगा और गैर जमानती होगा। गैर जमानती मतलब अब ऐसा नहीं कि जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अब पुलिस जमानत नहीं दे पाएगी आपको। पहले जमानती में क्या होता है, कुछ जमानत की राशि होती है, वो जमा करके आप छूट सकते हैं। गैर जमानती क्या होता है, आपको कोर्ट में जाना ही जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको जमानत पर रिहा कर सकता है। 3 महीने से लेकर के 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। जिस तरह का हमला होगा, सामान्य चोट होगी तो मिनिमम 3 महीने, गंभीर होती जाएगी तो बढ़ता जाएगा, और 7 वर्ष तक की कैद का इसमें प्रावधान है। जुर्माने का प्रावधान 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये भी सरल से गंभीर की तरफ। क्षतिग्रस्त संपत्ति, अगर संपत्ति क्षतिग्रस्त की है तो उसकी भरपाई भी आरोपी से ही की जाएगी, ठीक है। यदि डॉक्टरों का कुछ पर्सनल जैसे वैन वगैरह कुछ उनका नुकसान हुआ है तो उसका दोगुना कीमत वसूली जाएगी आरोपी से। इसके अलावा जो प्रावधान है, वरिष्ठ निरीक्षक जो है 30 दिन में इसकी जांच करेगा, वरिष्ठ निरीक्षक या उसके समान समकक्ष अधिकारी, और कोर्ट जो है 1 वर्ष में इस पर फैसला देगी। इसका प्रावधान इसमें किया गया है। अब ये अध्यादेश वर्ड आप सुन रहे हैं, आर्टिकल 123 जो संविधान का है, वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। असीमित क्यों नहीं है? पहली बात तो ये मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह पर ही लागू करेगा, अपने से लागू नहीं कर सकता, अपने से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। दूसरी बात, कुछ कंडीशन है, जो मेन कंडीशन वो यह है कि जब दोनों सदन जब इनका सत्र चल रहा हो, इसको छोड़ करके किसी भी स्थिति में अध्यादेश जारी हो सकता है। और यह अध्यादेश तब तक जारी रहेगा जब सदन दोनों बैठें, और शुरुआत जब सदन की हो, मतलब चालू हो सदन का सत्र, तो 6 सप्ताह के भीतर जब तक अनुमोदित नहीं कर देते। अगर 6 सप्ताह में अनुमोदित नहीं करते हैं सत्र स्टार्ट करने के, तो अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये एक बात है, व्यवहारिक चीज़ क्या है कि मान लीजिए अध्यादेश संसद के द्वारा पारित नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब ऐसा हमेशा देखा गया है कि कई अध्यादेश ऐसे रहे हैं 10-10 वर्ष तक लागू रहे हैं अध्यादेश के रूप में। इसी को अध्यादेश शासन या अध्यादेश राज भी कहा जाता है। इसमें होता है क्या है, सत्र जब समाप्त हुआ तो फिर से वही अध्यादेश लागू कर दिया, फिर अध्यादेश जारी कर दिया। इस ढंग से बार बार अध्यादेश जारी करके सत्र समाप्ति पे भी ये लागू रहते हैं ऐसे कानून। कई ऐसे कानून हैं, हम 1-2 की चर्चा नहीं करना चाहते इसमें, क्योंकि कोई भी सरकार रही हो उसने अध्यादेश का दुरुपयोग जो है किया है, या फिर कह सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, जैसी सरकार ने ज़रूरत समझी उस अनुसार जो है अध्यादेश लागू किया। वो बहस की बात है कि क्या सही रहा क्या गलत रहा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। 22 अप्रैल को कल, अर्थात क्या था, हमने आपको बताया था पृथ्वी दिवस था। तो पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? थीम हमने कल आपको नहीं बताया था, तो क्लाइमेट एक्शन थीम थी इसकी, ठीक है। 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन थी। हमने आपको कल बताया था कि यूनेस्को ने 1969 में, यूनाइटेड नेशन ने सम्मेलन किया था। 1970 से इसको आयोजित किया जाता है। पहले 21 मार्च को यह आयोजित किया जाता था, बहुत पुराने समय में। इक्विनॉक्स जिस दिन होता है उस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसका लक्ष्य बदला, पर्यावरण और सामाजिक हो गया लक्ष्य इसका, ठीक है। उसके बाद आंदोलन का रूप इसने लिया था। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कहीं न कहीं इसी का असर रहा, इसी आंदोलन का असर रहता है। पृथ्वी जो दिवस मनाने की जो थीम थी, उसके पीछे जो सोच थी, उसके पीछे जो विचार थे, और बाद में जो आंदोलन के रूप में बदलते हैं, उसी के तहत, उसी के प्रभाव स्वरूप 1992 में एक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन होता है, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इस तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात सरकार ने ये शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? मानसून आने के पहले, मानसून आने वाला है, तो मानसून आने के पहले जो जल निकाय हैं उनको गहरा करना, ताकि जल संचय किया जा सके।
आपको पता है गुजरात राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल बहुत ही एक दुर्लभ चीज़, दुर्लभ वस्तु है, ठीक है, और जल के बिना जीवन है नहीं, इसलिए जल का संचय आवश्यक है। तो ऐसे प्रदेशों में आप देखेंगे कि जल संचय के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं, विशेषकर जो मानसूनी जो वर्षा होती है उसके जल संचय करने के लिए। तो उसी के तहत सुजलाम सुफलाम एक जल संचय अभियान है।